नमस्कार, मैं विपिन गैरोला, एजुकेशन एकेडमी देहरादून। आप लोगों का हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज मैं आपके सामने ज्योग्राफी का पहला जो चैप्टर है उसको आपको डेमो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, आज हम ज्योग्राफी में पहला चैप्टर जो पढ़ रहे हैं ग्लोबीय निर्देशांक, जिसमें आप जानते हैं कि ग्लोबीय निर्देशांक क्या होते हैं और ग्लोब पर इसका क्या महत्व है, यानी कि ऑल ओवर जो पृथ्वी है उसके ऊपर इसका क्या महत्व है, इस चीज को आज हम क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, देखिए ग्लोबीय निर्देशांक का मतलब है मेरा है अक्षांश और देशांतर रेखाओं से। अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, आज हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अक्षांश एवं देशांतर का महत्व क्या है मैं आपको बता दूं कि अगर आप पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करेंगे तो वो आप अक्षांश और देशांतर के माध्यम से ही कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको बहुत आसान कर देता हूं। अभी हमारे देश में एक फाइटर प्लेन आया जिसका नाम है राफेल, और आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि बार बार ये बोला जा रहा था कि जब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की तो हमारे जो जहाज हैं, जो फाइटर प्लेन हैं, ठीक है, फाइटर जेट हैं, वो आपके पास पाकिस्तान गए, LOC उन्होंने क्रॉस करी और बालाकोट के ऊपर जाके उन्होंने बमबारी करी। ठीक है, लेकिन उस समय हमारे पास राफेल जैसा आधुनिक जो फाइटर प्लेन है वो नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में हमारे पास राफेल है। ठीक है, अब क्या बताया जा रहा है कि राफेल जो है 300 किलोमीटर तक की मिसाइल रेंज है, राफेल में मिसाइलें लगी होती हैं और 300 किलोमीटर दूर तक जो है अपनी मिसाइल दाग सकता है। तो इसके लिए अगर आज की डेट में हमें बालाकोट जैसा एयर स्ट्राइक करना होता तो उसे हमें LOC क्रॉस करने की जरूरत नहीं थी। हमें क्या करना था कि हमारा जो राफेल है वो भारत की सीमा के अंदर से ही क्या कर सकता था, बालाकोट में अपनी मिसाइल दाग सकता था। लेकिन राफेल कहां पर, बालाकोट में किस पर्टिकुलर स्थान पर वो अपनी मिसाइल को क्या करेगा, दागेगा, या किस पर्टिकुलर स्थान पर वो अपनी मिसाइल से क्या करेगा, अटैक करेगा, ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि पूरा बालाकोट तो हमें नहीं उड़ाना है। बालाकोट तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा एरिया है, हमें सिविलियंस को परेशान नहीं करना है। हमें तो केवल जो आपके पास आतंकवादी हैं और उनके जो कैंप हैं उनको ध्वस्त करना है। तो उसके लिए पहले क्या किया जाता है, ये तभी संभव होगा जब हम उन कैंपों के अक्षांश और देशांतर को पहले पता करते हैं। अगर हमें उन कैंपों के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स दोनों के बारे में बराबर पता है कि इस लैटिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड के बीच में जो है आपके पास क्या है, आतंकवादियों के जो कैंप हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, यहां पर जो है आतंकवादी, यहां से आतंकवादी गतिविधियां जो हैं वो क्या की जाती हैं, वो चलाई जाती हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मिसाइल सिस्टम में उस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को फिट करके यहां से मिसाइल क्या कर देंगे, दाग देंगे, और जैसे मिसाइल दागेंगे तो वो बिल्कुल अपने तय टारगेट पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये तभी संभव हो सकता है जब हमारे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सिस्टम है। अदरवाइज जब तक हमारे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सिस्टम नहीं होगा हम इसको नहीं समझ पाएंगे। ये बेसिक मीनिंग मैंने आपको समझाया कि क्यों अक्षांश और देशांतर का महत्व ग्लोब में या हमारी ज्योग्राफी में इतना बताया जाता है। ठीक है, आइए अब हम इसमें अक्षांश और देशांतर दोनों की डेफिनेशन के बारे में समझेंगे, दोनों के बारे में देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि इनसे क्या क्या, इनसे रिलेटेड कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो आपके पास एग्जाम में आते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके ग्रुप C से लेकर UPSC तक इस चैप्टर से जो जो क्वेश्चन निकल कर आते हैं उसको आप लोगों को बताऊं और आप लोग उसमें क्या करें, आप लोग उसको पूरी तरीके से समझें। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अक्षांश के बारे में देखेंगे। ठीक है, अक्षांश किसे कहते हैं? सबसे पहले अक्षांश रेखाओं की डेफिनेशन के बारे में जाते हैं। बहुत ईजी है, आप लोगों ने सुना होगा कि अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर क्या होती हैं। ठीक है, मान लो कि ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, और ये जो है ये अर्थ का सेंटर है। ठीक है,
ये अर्थ की रेडियस है, ठीक है। तो पहले तो हमें यह समझना है कि अर्थ के सेंटर से पास होने वाली लाइन, जो अर्थ के सेंटर से पास होती है, या पूरा डायमीटर हम कह सकते हैं, बिल्कुल सेंटर पार्ट से जो जाता है, उसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ये हमारे पास एक अक्षांश रेखा है, या हम इसको 0 डिग्री कह सकते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश को आप भूमध्य रेखा कह सकते हैं, आप विषुवत रेखा कह सकते हैं, या आप इसको क्या कह सकते हैं, इक्वेटर कह सकते हैं, ठीक है। अब अक्षांश की परिभाषा होती क्या है? कई टाइप से आप अक्षांश रेखाओं की परिभाषा बता सकते हैं। अक्षांश ऐसी समांतर रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है, उनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। या तो फिर हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से, ठीक है, ये पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के सापेक्ष जो कोणीय दूरी होती है उसको हम अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी के, क्या कहा मैंने, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के सापेक्ष खींचे गए कोणीय दूरी को, या बांटी गई कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये आपका एक अक्षांश होता है। मान लो कि मैंने एक कोण बनाया, यहाँ पे एक एंगल बनाया आपने पृथ्वी के केंद्र से, किसके सापेक्ष, इस 0 डिग्री के सापेक्ष, इस विषुवत रेखा के सापेक्ष, तो वो जो एंगल होगा वो आपके पास जहां पर वो कट रहा है, जहां पर वो चाप लगेगा, वो आपका एक अक्षांश हो सकता है, ठीक है, वो एक अक्षांश होगा। ऐसा भी आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये तो डेफिनेशन है। अब अक्षांश रेखाएं जो होती हैं उसके बारे में हम समझेंगे कि इनका क्या पैटर्न है। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि ग्लोब में कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है, कितने लैटिट्यूड जो है मैक्सिमम ग्लोब पर खींचे जा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन ए में दे दिया गया 360, ठीक है। ऑप्शन बी में आपके पास डाल दिया गया 181, ठीक है। ऑप्शन सी आपके पास 179, ठीक है। और ऑप्शन डी आपके पास डाल दिया इन्फिनिटी। आपके पास बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोब पर हम कितनी अक्षांश रेखाएं ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तक आप लोगों ने अपना आंसर बता दिया होगा, ठीक है, और आई होप कि आपने बिल्कुल सही बताया होगा, और आपने मेरा क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से सुना होगा कि ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका आंसर होगा कि ग्लोब पर अनंत अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी कि ग्लोब पर इन्फिनिटी लाइनें क्या खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ग्लोब पर 181 लाइनें खींची जा सकती हैं, इतनी अक्षांश रेखाएं हो सकती है, या कुछ लोगों का आंसर आ रहा होगा कि 179। मैं आपको बता दूं कि हमारे ग्लोब पर कितनी, मैंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कि हमारे ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, मैंने प्रश्न ये उठाया है कि ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है। भाई ग्लोब पे तो मैं कई अक्षांश रेखाएं खींच सकता हूँ ना, देखो ऐसे खींच सकता हूँ, बहुत बारीक बारीक अक्षांश रेखाएं खींच सकता हूँ, ऐसे बिल्कुल पास पास से अक्षांश रेखाएं खींच सकता हूँ, कुछ दूर भी खींच सकता हूँ, ऐसे भी खींच सकता हूँ, ठीक है। इसका कोई पैमाना तो अभी है नहीं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, अगर हमें कितनी खींची जा सकती है प्रश्न पूछा जाता है, तो हम इन्फिनिटी लैटिट्यूड यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन हमारे ग्लोब पर अगर इसी क्वेश्चन को बदल दिया जाए, आपके पास क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ग्लोब पर टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, तो तब इसका आंसर अनंत नहीं होता है, तब इसका आंसर होता है 179 लाइन। हमारे टोटल ग्लोब पर जो खींची गई हैं वो 179 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, ना कि इन्फिनिटी। कितनी खींची गई है, 179 जो हैं वो खींची गई है। देखिए वो कैसे, यही चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि ये कैसे होता है, ठीक है। या फिर एक और क्वेश्चन सुन लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लोब पर टोटल अक्षांश कितने हैं, तब आपका आंसर 179 नहीं आएगा, तब आपका आंसर आएगा 181। मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन आपको बताया। पहला क्वेश्चन कि ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत। ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 179। और तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ग्लोब पर कितने अक्षांश होते हैं, तो 181, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ग्लोब पर देखो, ग्लोब पर जो 170 ये अक्षांश 181 हैं, ये कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक, मैंने कहा कि कोणीय दूरी पृथ्वी के केंद्र से
भूमध्य रेखा के सापेक्ष जो कोणीय दूरी होती है उसको हम अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो कोणीय दूरी तो बहुत हो सकती है, ठीक है भाई, हाफ डिग्री पे भी आप खींच सकते हैं या हाफ डिग्री से भी कम पर आप खींच सकते हैं, लेकिन जो खींची गई लाइनें हैं वो प्रत्येक अक्षांश जो है वो 1 डिग्री के डिफरेंस पर खींचा गया, यानी कि केंद्र से 1 डिग्री, मान लो कि ये 1 डिग्री है, यहाँ पर दूसरा अक्षांश रेखा खींची गई ये 2 डिग्री है, यहाँ पर तीसरी खींची गई ये 3 डिग्री, यानी कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में जो कोण बनेगा वो 1 डिग्री का होगा। ठीक है, वो कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री का होगा। और इस हिसाब से बिल्कुल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कौन सा एंगल बनाएगा? राइट एंगल। यहाँ पर अगर मैं ऐसा वो ड्रॉ करूं तो ये राइट एंगल बनाता है, यानी कि 90 डिग्री। तो ये 90 आपके पास 90 अक्षांश यहाँ पर हो गया, और ऐसे ही यहाँ पर 90 अक्षांश जो होते हैं वो यहाँ पर हो गया। ठीक है, यानी कि 90 आपके पास ये जो 0 डिग्री है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपर का भाग जो होता है ये नॉर्थन हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, और ये है सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यानी कि 90 अक्षांश ऊपर होते हैं और 90 अक्षांश नीचे होते हैं। मान लो कि एक अक्षांश रेखा आपके पास कौन सी है? ये है। मैं मेन लाइनें जो है यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ। दूसरी लाइन मान लो कि मैंने ये डाल दी, तीसरी लाइन मैंने ये डाल दी, और चौथी ये यहाँ पर 90। ठीक है, एक अक्षांश ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, और ऐसी जो लास्ट अक्षांश होगा नॉर्थन उसमें वो नॉर्थ पोल पर होगा और उसका नाम होगा 90 डिग्री नॉर्थ। इसको हमने 90 डिग्री नॉर्थ से शो कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आपके पास नीचे भी होगा, इतने ही लाइनें जो है नीचे भी खींची जाएंगी सेम। ठीक है, तो ये आपने बनाई, इसमें मैंने मेन लाइनें आपको दिखाई हैं, कौन कौन सी लाइन में उनका नाम अभी लिखूंगा। ये भी 90 डिग्री यहाँ पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने कहा कि हमारे पास अक्षांश कितने हैं, तो अक्षांश हमारे पास 181 है। 181 कैसे? एक इस 0 डिग्री से ऊपर कितनी अक्षांश दिख रहे हैं आपको? यहां तक ये 90 डन। इस 0 डिग्री से नीचे आपको कितने दिख रहे हैं? प्लस 90, और ये 0 डिग्री भी उसमें क्या होगा? इंक्लूड होगा, प्लस 1। कितने हो गए? 181। यानी कि हमारे पास अक्षांश की संख्या, ये क्या है? लैटिट्यूड है। ये क्या है? अक्षांश है। हमारे पास टोटल ग्लोब पे कितने अक्षांश है? 181 अक्षांश है। लेकिन मैंने कहा रेखाएं कितनी हैं, तो रेखाओं में मैंने आंसर कहा था कि हमारे पास रेखाएं कितनी है? 179 रेखाएं। क्यों 179 अक्षांश रेखाएं क्यों हैं? मैं यहां पर लिख रहा हूं अक्षांश रेखा। ठीक है, 179 क्यों है? क्योंकि जो लास्ट है लाइन किसे कहते हैं? लाइन जो 2 पॉइंट्स को आपस में क्या करती है? जोड़ती है, उसे हम लाइन कहते हैं। लेकिन जो ये 90 डिग्री पर जो आपने कटा हुआ है ये तो एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई लाइन थोड़ी खींची जा सकती है। और जो सदर्न पार्ट में भी जो 90 डिग्री है वो एक पॉइंट है, वो कोई लाइन नहीं है। लाइन कौन सी हो सकती है? इसके बिल्कुल पास में जो मान लो मैं 89 खींच दूं तो ये 89 डिग्री वाली तो लाइन है, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स को आपस में जोड़ रही है। लेकिन जो 90 डिग्री बिल्कुल पोल है, क्योंकि पृथ्वी चपटी है ऊपर से, तो ये यहाँ पर लाइन ड्रॉ नहीं होगी। ये बिल्कुल क्या होगा? एक अक्षांश तो होगा, लेकिन ये आपके पास अक्षांश होगा, लेकिन अक्षांश रेखा नहीं होगी। तो टोटल अक्षांश हमारे पास 181 थे, और उसमें से 2 हमारे पास क्या है? पॉइंट है, रेखाएं नहीं है। तो 181 माइनस 2 179। तो इस प्रकार से हमारे ग्लोब पर 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत दफे पूछा जाता है पेपर में। आप ग्रुप सी में जा रहे हैं, आप एसएससी में जा रहे हैं, आप कभी कभी पीसीएस प्री में भी बहुत ये क्वेश्चन निकल कर आ जाता है, स्टेट पीसीएस में भी, वहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को क्या कर दिया जाता है? उलझा दिया जाता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि क्वेश्चन पूछने वाला हमसे क्या पूछ रहा है। कभी भी याद रखना कि प्रश्न पूछने वाला आपका नॉलेज नहीं देखना चाह रहा है, आपका नॉलेज नहीं सुनना चाह रहा है, वो अपने प्रश्न का उत्तर चाहता है कि वो क्या पूछ रहा है। आप उसे कुछ भी मत गिनाओ कि अक्षांश ये होता है वो होता है, वो उत्तर चाहता है कि उसने क्या पूछा। अगर उसने पूछा गया कि कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं, आपको हम ग्लोब देंगे, आप कितनी अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं, तो आप अनंत खींच सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्रश्न इतना ही है। दूसरा कि आपके पास कितने अक्षांश खींचे गए हैं, कितने अक्षांश हैं जो वर्तमान समय में जिसके हिसाब से हम चलते हैं, तो वो 181 है। और कितनी उनमें से कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, जो रेखा है जो आपके पास लाइन ड्रॉ हुई है वो कितनी है? वो 179 है। पहली बेसिक थ्योरी यही होती है। ठीक है, दूसरी बात कि प्रत्येक अक्षांश रेखा के बीच की दूरी
हमेशा समान होती है। समान क्यों होती है? क्योंकि ये सब एक विशेष कोण पर कटे हुए हैं, एक समान कोण पे, प्रत्येक एंगल के बीच का जो डिफरेंस है वो एक आता है। तो यानी कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी उनकी बीच की दूरी हमेशा क्या होगी? समान होगी। और वो दूरी यहां से यहां तक कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी भी देखूंगा तो ये कितनी होगी? 111 किलोमीटर, यानी कि 111 किलोमीटर। अगर मैं लास्ट में यहां भी चेक कर लूंगा तो यहां भी क्या होगा? 111 किलोमीटर होगा। अगर मैं यहां चेक करना चाह रहा हूं तो यहां भी कितना होगा? 111 किलोमीटर, क्योंकि ये एक दूसरे की पैरेलल है। ठीक है, तो इनके बीच, प्रत्येक अक्षांश रेखा के बीच की दूरी क्या होती है? हमेशा समान होती है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं उनमें से कौन सा अक्षांशीय वृत्त सबसे बड़ा वृत्त होता है? ये क्वेश्चन का टाइप ये भी पूछा जा सकता है कि आपसे स्टेटमेंट दे दिया जाए कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, पोल्स की ओर जाने पर अक्षांश रेखाएं, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो अक्षांश वृत्त होते हैं वो बढ़ते हैं या घटते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे आप निकालोगे? इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, इनमें से आप जब ये देख रहे हैं ग्लोब, इनमें से सबसे लंबी लाइन कौन सी है? भाई सबसे लंबा डायमीटर ये है यहां पर। ठीक है, जिस हमने यहां पर एक सेंटर पॉइंट लिया, ये हमने क्या ली? ये हमने क्या लिया? इसका रेडियस है। ठीक है, तो अगर हम इस रेडियस को मानते हुए यहां पर एक वृत्त खींचे तो ये वृत्त ऐसा आएगा। ठीक है, लगभग ये क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। डन। ऐसे एक सर्कल मैं इसको भी बना रहा हूं, ये भी एक सर्कल बनेगा। ठीक है, एक सर्कल इस लाइन के चारों ओर आएगा। भाई लाइन के चारों ओर तो सर्कल आएंगे और एक सर्कल यहां पर आएगा, ऐसे नीचे भी आएगा। तो कौन सा सर्कल सबसे बड़ा लग रहा है आपको? आपको विषुवतीय जो इक्वेटरल सर्कल होगा वो सबसे बड़ा सर्कल होता है। कौन सा विषुवतीय वृत्त जो होता है वो, कौन सा वृत्त जो होता है, अक्षांश वृत्त जो होता है वो सबसे बड़ा होता है? तो विषुवत रेखीय वृत्त या भूमध्य रेखीय वृत्त या इक्वेटोरियल सर्कल जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। और अगर क्वेश्चन का टाइप ये हो कि इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर इन जो ये लैटिट्यूडनल सर्कल होते हैं इन पर क्या फर्क पड़ेगा, तो ये धीरे धीरे क्या होते जाते हैं? छोटे होते जाते हैं और एट द एंड पोल पे जाकर ये बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा वृत्त ये होगा और सबसे छोटा वृत्त जो होते हैं वो यहां पर होंगे। ऊपर तो आपके पास वृत्त बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप में क्या है? एक पॉइंट है। तो भूमध्य रेखा से आपके पास पोल्स की ओर जाने पर या ध्रुवों की ओर जाने पर विषुवतीय वृत्त जो है वो क्रमशः क्या होते जाते हैं? छोटे होते जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको निकाल कर दिया जा सकता है अगर आप वृत्त वाइज तो आपको क्वेश्चन पूछे। चलिए अब आते हैं इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो आपने सुने हुए हैं। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट जो हैं आपने क्या किए हैं? सुने हुए हैं। ठीक है, देखिए आपने ग्लोब पर बहुत सारी अक्षांश रेखाएं खींची हैं। या तो आप सीधे ये सुनते हो कि भैया ग्लोब पर इतनी अक्षांश रेखाएं हैं, या आपने कुछ विशेष अक्षांश रेखाओं के बारे में ही ग्लोब पर हमेशा सुना होगा। ठीक है, कुछ लाइनों के बारे में हम हमेशा सुनते हैं। जैसे आप क्या सुनते हैं? ये मिटा देते हैं। आप सुनते हैं 0 डिग्री, इक्वेटर, हमेशा जिक्र होता है। ठीक है, इक्वेटर का क्या होता है? हमेशा जिक्र होता है। ठीक है, दूसरा आपके पास 23.5। अब ध्यान से देखिए, जो आपको समझने वाली बात है, जहां से आपके पास आधी ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएगा वो यहां से आएगा। 23.5 नॉर्थ, ये एक लाइन आपने देखी होगी ग्लोब पर, और एक मानक है 23.5 साउथ। ठीक है, इन दो लाइनों के बारे में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जिक्र अगर ग्लोब पर है तो इन तीन अक्षांशों का ही होता है। ठीक है, इसे 0 डिग्री अक्षांश, जो 0 डिग्री है उसको हम इक्वेटर कह रहे हैं, या विषुवत रेखा कह रहे हैं, या भूमध्य रेखा कह रहे हैं। ठीक है, भू के मध्य में जो लाइन खींची गई है उसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, ये जो 23.5 डिग्री उत्तर है यानी कि 23.5 नॉर्थ, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। देख रहे हैं, यहां तक कैमरा चल रहा है, यह है कर्क रेखा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि यहां पे मैं लिख देता हूं इसको, इसके ऊपर लिख देता हूं कर्क रेखा। डन। 23.5 इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉन। ठीक है, इसको हम यहां लिख देंगे, हिंदी में कहेंगे मकर रेखा। ठीक है, और इसको यहां पर हमने लिख दिया बीच में भूमध्य या ऑब्लिक कर दिया मैंने, विषुवत रेखा। ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री, 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 साउथ में जो है उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा। आपने इन 3 लाइनों के बारे में हमेशा सुना होगा। इन 3 लाइनों का बड़ा जिक्र होता है। क्यों होता है? प्रश्न ये है कि इन 3 लाइनों को ही ग्लोब पर, इन 3 अक्षांशों को ही ग्लोब पर सबसे ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है, इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? उसका रीजन आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा, और बहुत सारे लोग अब ये गौर कर रहे होंगे कि वाकई में हम इन 3 लाइनों के बारे में क्यों पढ़ते हैं और इतने सारे सवाल इन 3 लाइनों पर ही क्यों जुड़ते हैं। ठीक है, देखिए इसका सीधा सा आंसर ये है कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है तो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य या तो जो सन होगा उसकी जो लाइट है वो सीधी या तो कर्क रेखा पर पड़ती है, इसके ऊपर कभी भी सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ता है, यानी कि सूर्य उत्तर में इतनी डिग्री तक ही क्या करता है, सीधा चमकता है, या फिर सन इसके बाद क्या करता है, नीचे आता है, और दक्षिण में भी सन जो होता है 23.5 जो आपके पास लैटिट्यूड है उस तक ही सूर्य जो है वो क्या करता है, उसका सूर्य का जो प्रकाश होगा वो सीधा पड़ता है। इसके नीचे कभी सन का प्रकाश, कभी सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ेगा, और इसके ऊपर भी कभी सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ेगा। इसलिए ग्लोब पर इन 3 रेखाओं को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि ये आपके ग्लोब में बहुत सारी, ये आपकी भूगोल में जो है बहुत सारे परिवर्तनों को लेकर आती है, बहुत सारे अपने आप में स्पेसिफिक जो टॉपिक होते हैं उनको खड़ा कर देती है कि भैया हम कहते हैं कि ये ट्रॉपिकल जोन है। ट्रॉपिकल जोन का मतलब क्या होता है, जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ठीक है, उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल जोन ले लो, ठीक है, या आपके पास लास्ट में फ्रिज जोन ले लो। ठीक है, तो ये टेम्परेट जोन ले लो। लेकिन ये विशेष क्यों है? ये विशेष इसलिए है क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधा हमेशा इनके, या मैं ये कह दूं साधारण भाषा में कि सूर्य का जो मूवमेंट होता है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही होता है। ठीक है, और यहीं तक इनका जो प्रकाश पड़ता है सीधा पड़ता है। इसीलिए आपने सुना होगा, हम सब लोग नॉर्थ इंडियन हैं, और नॉर्थ इंडियन में सबसे बड़ा दिन कब होता है? सबसे बड़ा दिन कब होगा नॉर्थ इंडिया में? सबसे बड़ा दिन उस दिन होगा जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, यानी कि जिस दिन सन यहां होगा और उसकी लाइट सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही होंगी, उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा, यानी कि उस दिन आपके पास 8:30 या 9 बजे रात पड़ती होगी। और जिस दिन लंबा दिन होगा उस दिन सबसे छोटा क्या होगा? जिस दिन सबसे लंबा दिन होगा उस दिन सबसे छोटी रात होगी। और इसके नीचे जो है, अगर हम देखें जब सूर्य 22 दिसंबर को यहां पहुंचता है, 23.5 साउथ में पहुंचता है, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन पे पहुंचता है, तो उस दिन सबसे छोटा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहां से आता है? ये कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। बेसिकली सन इन 3 लाइनों के बीच में क्या करता है? मूवमेंट करता है। अब इनकी स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपके पास, आप यूपीएससी में जाते हैं तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आपके सामने रखा जाता है, आप इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। क्या क्वेश्चन होता है? अगर आपसे एक प्रश्न मैं पूछूं वर्ल्ड ज्योग्राफी की बिहाफ पे, तो मान लो कि मैंने एक प्रश्न बनाया कि निम्न में से किस स्थान पर कभी भी सूर्य की किरणें किसी व्यक्ति के सर के ऊपर सीधी नहीं चमकेंगी? मैं आपके सामने 4 ऑप्शन दे देता हूं। ठीक है, मैंने ऑप्शन दे दिया आपके पास इजिप्ट, काहिरा, मान लो मैंने कैपिटल लिया काहिरा। ठीक है, मैंने दूसरा कैपिटल ले लिया आपका, इंडिया का कैपिटल ले लिया दिल्ली। मैंने तीसरा कैपिटल ले लिया आपके पास लापाज, बोलिविया की कैपिटल है। और मैंने आपके पास एक कैपिटल और ले ली, मान लो कि मैं ले रहा हूं आपके पास चिली की कैपिटल। ठीक है, तो इनमें से किस स्थान पर, लीमा, ठीक है, किस स्थान, नहीं, पेरू के कैपिटल लीमा, इनमें से किस स्थान के ऊपर सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं चमकेगी? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऐसा प्रश्न आता है,
हम सोचते हैं कि इसका आंसर कहाँ से निकालें, हमें क्या पता कि कहाँ सीधी चमकती है, हम कोई मापने थोड़ी जाते हैं इसका आंसर। क्योंकि जहां मैंने कहा ना कि जो इनमें से जो क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में पड़ रहा होगा, जो देश की स्थिति कर्क और मकर रेखा के बीच में होगी, वहां हमेशा सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, कभी ना कभी सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। और जिसकी स्थिति इन दो लाइनों के बाहर होती है वह कभी भी डायरेक्ट सीधा नहीं पड़ेगा। तो दिल्ली कहाँ है? दिल्ली बहुत ऊपर है, क्योंकि भारत के अंदर से क्या जा रही है, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा पास होती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। और ऊपर क्या है आपके पास? दिल्ली कहाँ है? बहुत ऊपर है। तो इसलिए इसका आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली में कभी भी क्या होगी, सूर्य की किरणें सीधी नहीं चमकेंगी। जबकि अगर आप पेरू की स्थिति देखेंगे, ठीक है, साउथ अमेरिका में, आप बोलीविया की स्थिति देखेंगे साउथ अमेरिका में, या अफ्रीका में इजिप्ट की स्थिति देखेंगे, यानी कि इजिप्ट की जो कैपिटल है काहिरा, उसकी स्थिति देखेंगे, तो वो सब इक्वेटर और आपके पास जो आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के देश हैं। इसलिए इनमें हमेशा क्या होगा, सूर्य जो है सीधा पड़ेगा, या कभी ना कभी जो है सूर्य की स्थिति सीधी हो सकती है। ठीक है, कहां नहीं हो सकती? इन लाइनों के बाहर। या तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, और इंडियन ज्योग्राफी में यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, सेम क्वेश्चन हम इंडियन ज्योग्राफी में बना लेते हैं भाई, कि आपसे पूछ लिया जाए कि भोपाल में से, रांची में से और गांधीनगर और लखनऊ में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं? तो लखनऊ में नहीं पड़ती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो लैटिट्यूड है वो ऊपर है। ठीक है, वो क्या है, 23.5 से बहुत ज्यादा ऊपर है। ठीक है, ये जो है ये आपको यहां पर समझना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हम जो इन लाइनों के बारे में अभी देखेंगे, जो आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये किन किन देशों से होकर गुजरता है? हमारे पास 7 कॉन्टिनेंटल है, और उन 7 कॉन्टिनेंटल में से किस देश के ऊपर से ये होकर गुजरता है? आपके पास विषुवत रेखा किस किस देश से होकर पास हो रही है? आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस किस देश से होकर जो है पास हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यूपीएससी में हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है। आप एसएससी में जाइए, एनडीए में जाइए, सीडीएस में जाइए, आपके पास क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्न में से किस देश से आपके पास कर्क रेखा पास नहीं हो रही है? जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपके पास कि निम्न में से किस देश से कर्क रेखा पास नहीं हो रही है। मैं कह दूंगा बहमास, मैक्सिको, पाकिस्तान और भारत। इनमें से बताओ किस देश से कर्क रेखा पास नहीं हो रही? तो आप सोचेंगे ना, ये आप तब तक सोचेंगे जब तक आपने मैपिंग नहीं करी है। अभी हमें जब हम मैपिंग करेंगे कर्क रेखा के ऊपर, विषुवत रेखा के ऊपर, मकर रेखा के ऊपर कौन कौन से देश पड़ते हैं, तो पाकिस्तान जो होता है बेसिकली वो कर्क रेखा पर नहीं होता है। कर्क रेखा क्या है, पाकिस्तान से कर्क रेखा होकर नहीं गुजर रही है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। या कभी कभी क्वेश्चन क्या डाल दिया जाता है कि मान लो कि मैं 4 ऑप्शन डाल दूं आपके पास, ठीक है, कि बहमास हो गया, मैक्सिको हो गया, भारत हो गया और सऊदी अरब हो गया, इनमें से कर्क रेखा पर स्थित देशों का पश्चिम से पूरब की ओर क्रम लगाइए, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट की ओर इनको क्या कीजिए, अरेंज कीजिए। तो इसके लिए आपको प्रॉपर मैपिंग करनी पड़ेगी। कर्क रेखा पे जो देश सटे हुए हैं उनका क्रम क्या है। तो मैं उसका क्रम जैसे बता रहा हूं कि सबसे आपने मैक्सिको देखा, मैक्सिको कहां पड़ता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। उसके बाद बहमास भी कहां पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। पहले मैक्सिको आएगा पश्चिम में, फिर बहमास आएगा, फिर आपके पास एशिया में, पश्चिम एशिया में जो है, वेस्टर्न एशिया में आपके पास सऊदी अरब आएगा, और फिर यहाँ पर आपके पास भारत आएगा। तो ये इनका क्रम होगा। ऐसे भी आपसे क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे ही आपके पास विषुवत रेखा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वैसे ही आपको मकर रेखा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको मैं आपको अभी जो हमारे पास यहाँ पे नक्शा बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको सीधे जो हमारे पास मैप होता है, मैप से ये बता देता हूँ कि कौन कौन से देश जो हैं वो कहाँ कहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और आपको कैसे उस चीज़ को, क्वेश्चन को लेना है। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद अगर आपने, इसके बाद ये अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ पर कर्क रेखा है, कर्क रेखा से कौन कौन से देश पास हो रहे हैं, और मकर रेखा से कौन कौन से देश पास हो रहे हैं। ठीक है, डन। इसके बाद मैं आपको दूसरा वीडियो बनाते हैं, और उसमें देखते हैं कि कौन कौन से देश इन लाइनों से होकर गुजरते हैं, और इसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या है। धन्यवाद।